हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आपकी तैयारी को ध्यान में रखते हुए हम लोग मध्यकालीन इतिहास की क्लास लाए हैं। मध्यकालीन इतिहास की अगर बात की जाए तो हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मध्य इतिहास के अंतर्गत, मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं। अब आखिर अगर हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है, अगर कोई काल होगा, काल का मतलब होता है समय होगा। आखिर दिल्ली सल्तनत का कितना लंबा समावधि होता है, इन सब के बारे में जानते हुए हम लोग इसके बाद फिर आगे की क्लास देखते हैं। अगर दिल्ली सल्तनत की बात की जाए तो इसका कार्यकाल होता है 1206 से लेके 1526 ईस्वी के बीच दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल होता है। उसके साथ साथ अब देखे जाएं इतने लंबे समय के बीच में दिल्ली सल्तनत पे क्या कितने वंश ने शासन करते हैं, इन सब के बारे में देखें। देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत पे 5 वंशों ने शासन करते हैं। वे 5 वंश कौन-कौन से होते हैं? पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और आखिरी जो वंश होता है लोधी वंश होता है। अब आपसे अगर एग्जामिनर या आपके एग्जाम में क्वेश्चन कई तरीके से आ सकते हैं। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत पे कितने वंशों ने शासन करते हैं। एक तो ऐसा होता है। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, दिल्ली सल्तनत पे कितने वंशों ने शासन करते हैं, उनका क्रम बताइए। एक तो ऐसा हो सकता है। उसके बाद आपसे तीसरा क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि क्या गुलाम वंश से लेके लोधी वंश के शासनकाल के बीच के समय को आप दिल्ली सल्तनत कह सकते हैं। और उसके बाद दूसरी तरीके से पूछा जा सकता है, कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल से लेके इब्राहिम लोदी के मृत्यु के समय अवधि के बीच में दिल्ली सल्तनत का समयावधि होता है क्या। दूसरी तरह से और पूछा जा सकता है, घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल से लेके या जहरुद्दीन बाबर के शासनकाल के बीच के समय को आप गुलाम वंश कहते हैं। और दूसरी और कह सकते हैं घुमा के कि मोहम्मद बिन कह सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल से लेके या गुलाम वंश के शासनकाल से लेके जब गुलाम वंश का इधर दिल्ली सल्तनत में उत्थान हो रहा था, उधर मुगल काल का उत्थान हो रहा था, इन दोनों समाधि के बीच में दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल होता है। क्या यह सही है या गलत है? तो इसका उत्तर होगा सही। इस तरह देखा जाए तो आपसे कई तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे, क्योंकि दिल्ली सल्तनत या मध्यकालीन इतिहास से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जाहिर सी बात है, उनके स्थापत्य कला या उन्होंने क्या योगदान दिया या क्या क्या उनकी नई स्कीमें, क्या कौन सी ऐसी नई स्कीमें थी जो उन्होंने उनके प्रजा के हित में थी, इन सब के बारे में ऐसे पूछेगा। हम लोग दिल्ली सल्तनत पे जो 5 वंशों ने शासन करते हैं, उनके बारे में कह सकते हैं कि जो उनका क्रम होता है, इन सब के बारे में जान चुके हैं। इन क्रमों को कह सकते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत में 5 वंश शासन करते हैं, इन सभी वंशों के बारे में हम लोग बारी-बारी से या क्रम से अध्ययन करेंगे। इस क्रम में अभी तक हम लोग 2 वंशों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। वे जो 2 वंश होते हैं, गुलाम वंश और खिलजी वंश के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। गुलाम और खिलजी वंश से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु रहे हैं, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से वे आपको लिखा दिए गए हैं। बाकी आप उसे अध्ययन करते रहिएगा और उसके अगर प्रश्न आते रहें तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिएगा, ताकि आपकी जो रिदम है या कह सकते हैं कि जो पढ़ाई है, एक तारतम्य में बनी रहे और आप अधिक से अधिक क्वेश्चन करने के काबिल बन सकेंगे। और तीसरा वंश हम लोग जो पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं तुगलक वंश। कौन सा पढ़ रहे हैं? तुगलक वंश। आखिर तुगलक वंश का अगर कार्यकाल की बात की जाए तो इसका कार्यकाल 1320 लेके 1414 ईस्वी के बीच इसका कार्यकाल होता है। एक उसके बाद अगर जैसे तुगलक वंश है, ज़ाहिर-सी बात है कोई नया वंश होगा तो उसके कोई ना कोई संस्थापक रहे होंगे या कोई ना कोई जनक तो रहा ही होगा। इस वंश के जनक हैं गियासुद्दीन। इसके संस्थापक होते हैं, कह सकते हैं कि जो तुगलक वंश है, इसके संस्थापक होते हैं गियासुद्दीन तुगलक होते हैं। कौन होते हैं? गियासुद्दीन तुगलक होते हैं। और देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत पे ये सबसे अधिक शासन करने वाला वंश होता है। दिल्ली सल्तनत पे सबसे अधिक शासन करने वाला वंश ये होता है। अगर सबसे कम शासन करने वाला वंश पूछ लिया जाए तो वो होता है खिलजी वंश। अधिक तुगलक वंश और कम खिलजी वंश होता है। अधिक खिलजी वंश शासन करते हैं और सबसे कम देखा जाए तो तुगलक वंश का शासनकाल होता है। ये आपको बता दिया गया है। उसके बाद जब हम लोग तुगलक वंश के बारे में, जब गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु होती है, तो उसके बाद दिल्ली सल्तनत पर जो शासक बनते हैं, वह देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत के इतिहास में दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सबसे ज़्यादा विद्वान और सबसे ज़्यादा शिक्षित शासक नियुक्त होता है। अपनी इन्हीं शिक्षा, अपने कह सकते हैं इसी विद्वता या अपनी शिक्षा की वजह से इनके साम्राज्य में कई दिक्कतें आने हैं। कहा जाता है ना, जैसे अगर अधिक ज्ञान हो जाने के बाद भी आदमी मूर्खपूर्ण दिखता है या उनकी जो योजनाएं होती हैं कुछ विफल भी होती हैं। जो योजनाएं विफल होती हैं, लोग उन्हीं को याद करते हैं। जो आपकी खासियत रहेगी, जैसे आप कह सकते हैं कि आप 100 अच्छाइयाँ कर लीजिए, लेकिन उसके बाद एक बुराई कर दीजिएगा। एक बुराई कर दीजिएगा, वो 100 अच्छाइयाँ ढक जाएँगी, केवल एक बुराइयाँ याद रहेंगी। उसी तरह इनके कार्यकाल में भी होता है। इनकी कुछ योजनाएँ काफ़ी महत्वपूर्ण या काफ़ी सफल होती हैं। उन योजनाओं के बावजूद भी कुछ योजनाएँ विफल होती हैं। जो योजनाएँ विफल होती हैं,
उन्हीं को हम लोग ज़्यादा अध्ययन करते हैं। कल की क्लास में आपको बताया गया था, कल की क्लास में हम लोग देख रहे थे, उन्होंने 2 आबकार में वृद्धि जो करते हैं, देखा जाता है, यहाँ लिखते हैं 2 आबकार में वृद्धि, 2 आब क्षेत्र में 2 आब क्षेत्र में कर वृद्धि, कर वृद्धि। आखिर कौन से कारण थे? आपको बताए गए थे 2 आब क्षेत्र में कौन सी वृद्धि थी? कर कब वृद्धि कर रहे थे? कर यहाँ पहले रहता है, कर की वृद्धि करते हैं। कर वृद्धि, आखिर वृद्धि का कारण क्या था? जैसे उन्होंने कई ऐसी योजना बनाती हैं जिससे ये योजनाएँ विफल होने की वजह से सारा राजस्व का, जो कह सकते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के राजस्व का होता है, धन खर्च हो जाने की वजह से राजस्व में कमी आती है, इस वजह से वो कर वृद्धि करते हैं, ताकि जो राजस्व की कमी हुई है उसको वह मेंटेन कर सकें। एक तो ये था, उसके साथ-साथ है, उसी वक़्त पे जब ये दोआब क्षेत्रों में कर की वृद्धि कर देते हैं तो उसी समय कह सकते हैं इस क्षेत्र में अकाल भी पड़ जाता है। क्या होता है? अकाल पड़ जाता है। अकाल पड़ जाता है इस क्षेत्र में, दोआब क्षेत्र में अकाल पड़ जाएगा, तो अकाल पड़ जाएगा, ज़ाहिर-सी बात है, फसल या अन्न का उत्पादन कम होगा। इस वजह से जब फसल का उत्पादन या कम हो जाएगा, ज़ाहिर-सी बात है, उसके बाद किसान जो वर्ग है, उसके राजा अधिक लगान लगा रहा है, तो जो किसान होंगे वह विद्रोह कर देंगे। तीसरा क्या होता था? किसान विद्रोह। किसान विद्रोह कर देते हैं। जब ये चीज़ें मोहम्मद बिन तुगलक को रियलाइज़ होता है, कह सकते हैं, जब मोहम्मद बिन तुगलक को ये चीज़ें मालूम होती है कि हाँ, अगर किसी क्षेत्र में अकाल पड़ा है, तो उस अकाल के समय उस क्षेत्र का लगान कह सकते हैं या कर अधिक बढ़ाया नहीं जा सकता है। जब अगर किसी क्षेत्र में कर बढ़ाया जाएगा तो ज़ाहिर-सी बात है उस क्षेत्र के जो भी निवासी होंगे या कृषक होंगे या कर्मचारी जो भी होंगे, वह विद्रोह ज़ाहिर से करेंगे। वही हाल यहाँ भी होता है। तो उसके बाद इस अकाल की समस्या को दूर करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक एक अकाल संहिता बनाते हैं। क्या करते हैं? अकाल संहिता का निर्माण करते हैं। अकाल संहिता बनाते हैं। संहिता बनाते हैं, इसका कार्य यही होता है कि वह देख-रेख करे, उसके बाद जो भी ज़रूरतें हों, उस हिसाब से अपना कार्य, उस हिसाब से कृषि में भी योगदान दे सकें। और इसी के साथ-साथ इस अकाल को दूर करने के लिए राजा 100 कुओं का निर्माण करते हैं। कितना? 100 कुओं का निर्माण करते हैं, ताकि जो फसल है, फसल को सिंचाई समय-समय पे मिलती रहे और जो हमारे लगान है, जो अनाज का उत्पादन है, वह निरंतर बना रहे। ये होता है। उसके बाद उन्होंने एक नए ऋण की व्यवस्था करते हैं। वह ऋण जो होता है तत्कालीन रूप से जो कृषक वर्ग है उन्हें मिलता रहे, वे अपने फसल के उत्पादन में उनका उपयोग कर सकें, या उनके कौन था? तकावी ऋण। तकावी ऋण। तकावी ऋण ये होता है कि ताकि जो कृषक वर्ग है उन्हें तत्कालीन ऋण मिल सके और वे अपने फसल या कह सकें जो अनाज का उत्पादन कर रहे हैं उनमें इसका योगदान दे सकें, ताकि अधिक से अधिक फसल का उत्पादन किया जा सके। जो साम्राज्य में अकाल की वजह से भुखमरी ना फैल सके, इस वजह से ये इस ऋण की व्यवस्था की जाती है। उसके साथ सबसे ज़्यादा उन्होंने महत्वपूर्ण 70 लाख उन्होंने कृषि के क्षेत्र में, देखा जाए तो कृषि के क्षेत्र में उन्होंने 70 लाख टका का निवेश करते हैं। कृषि क्षेत्र में उन्होंने 70 लाख रुपए का टका निवेश करते हैं। क्यों निवेश करते हैं? क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक जानता है, अगर कृषक वर्ग से कह सकते हैं जैसे कोई भी राजा आक्रमण कर लेगा कि हमारे क्षेत्र में या कह सकते हैं हमारे साम्राज्य में अनाज काफ़ी रहेगा, तो जिसम हम लोग कह सकते हैं जो भी दुर्ग होगा या किला होगा उसमें काफ़ी दिन तक सुरक्षित रह सकते हैं, और कैसे ऐसे कई जो हमारे राज्य में भुखमरी जैसी समस्या है उस समस्या को निदान किया जा सकता है। इस वजह से कृषक क्षेत्र में उन्होंने 70 लाख टका का निवेश करते हैं, कह सकते हैं। उसके साथ साथ उन्होंने साथ साथ 64 वर्ग मील का एक फार्म हाउस स्थापित करते हैं, कह सकते हैं कि इसका फार्म हाउस की स्थापना करते हैं कि या जो एग्रीकल्चर या कह सकते हैं जो खेती के लिए उन्होंने 64 गज की नए तकनीकी रूप से खेती के लिए उन्होंने 64 गज का एक नए भूमि का निर्माण करते हैं। और साथ ही साथ वे फसल चक्र का भी फसल चक्र पद्धति का भी उपयोग करते हैं, ताकि एक फसल के बाद दूसरी फसल उत्पादन किया जाए, ताकि जो हमारी मिट्टी में मृदा है या कह सकते हैं मृदा में जो नमी है या कह सकते हैं जो पोषक तत्व है वह निरंतर बनी रहे। अगर एक ही फसल का उत्पादन किया जाए तो जो मृदा होगी उसमें पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। इसी वजह से इन सबको बारी-बारी से अध्ययन करने के बाद इन्होंने ये सब आपको बताया गया था कल की क्लास में। इन्होंने ये किया था। दोआब में कर वृद्धि करते हैं, कई समस्याएँ आती हैं। उस समस्या को देखने के बाद उन्होंने इस समस्या का समाधान भी खोजते हैं। अगली जो उनकी नीतियाँ थी उनके बारे में हम देखते हैं। अगली नीतियाँ उनको जो था सांकेतिक मुद्रा या टोकन मुद्रा, क्या थी? सांकेतिक मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा या टोकन मुद्रा।
टोकन मुद्रा। कौन थी? सांकेतिक मुद्रा या टोकन मुद्रा थी, इनकी अगली नीति थी। ये नीति उन्होंने कब करते हैं? 1329 से लेके 1330 ईस्वी में इस नीति का पालन करते हैं। क्या करते हैं? सांकेतिक मुद्रा या टोकन मुद्रा होती थी। उस समय देखा जाए तो कह सकते हैं ये जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कई देशों से व्यापार होता था। व्यापार होने की वजह से मुद्रा का लेन देन होता है। जब मुद्रा का लेन देन होगा तो उसके बाद जाहिर सी बात है किसी न किसी एक विशेष मुद्रा होगी, उससे हम किसी न किसी देश के साथ अपना व्यापार करते हैं। जैसे अधिकांशतः इस समय वर्तमान समय में देखा जाए अधिकांशतः जो हमारे व्यापार होते हैं वह डॉलर में होते हैं। कुछ ऐसे देश हमारे पास हैं, एक कहते हैं कुछ ऐसे देश हैं जिनके साथ हम रुपये में व्यापार करते हैं, लेकिन अधिकांशतः देखा जाए तो वैश्विक तौर पे जो हमारा व्यापार होता है वह डॉलर में होता है। उस समय देखा जाए तो जब मोहम्मद बिन तुगलक थे उनके शासनकाल में उस समय जो चांदी के सिक्के होते थे, टका, आपको बताया गया था बहुत समय पहले ही, चांदी के सिक्के को कहा जाता था, टका कहा जाता था। उस चांदी के सिक्के को टका से ही व्यापार किया जाता था। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी के अभाव की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देखा जाए तो यहाँ लिखते रहेंगे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी के मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी का अभाव होने लगा। चांदी का क्या होने लगा? अभाव। कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जैसे जब कोई भी धातु होती थी उनकी कमी होती है, जब जाहिर सी बात है अगर किसी धातु की कमी होगी तो उस चीज़ की या कह सकते हैं उस धातु की मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी। जब डिमांड बढ़ जाएगी, जो हमारे यहाँ पहले से उस चीज़ की मुद्रा बन रही है, तो जाहिर सी बात है जो हमारे यहाँ मुद्रा है उसका संतुलन असंतुलित हो जाएगा। यहाँ से कह सकते हैं मुद्रा का असंतुलन हो जाता है। मुद्रा का असंतुलन क्या होगा? जाहिर सी बात है कि जैसे अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाहिर चांदी की मांग बढ़ रही है तो सप्लाई कम होगी। जब सप्लाई कम होगी तो उसके दाम बढ़ जाएंगे। जो चांदी का पहले सिक्का होता था, जैसे मान लीजिए एक चांदी के सिक्के का दाम 1 रुपया होता था, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी मांग बढ़ने की वजह से हमारे पास सिक्के उतने ही हैं, लेकिन इसकी मांग बढ़ गई तो वही चांदी का सिक्का 1 के बजाय वहाँ 10 रुपये में बिकेगा। जाहिर सी बात है जब इतना 10 रुपये में उसका दाम जाएगा तो जो जिनके पास चांदी के सिक्के हैं या कह सकते हैं जिस साम्राज्य में चांदी के सिक्के हैं वहाँ की जनता उन सिक्कों को इकट्ठा करने लगेगी। कह सकते हैं कि उन सिक्कों को इकट्ठा करने लगेगी। जब वे मार्केट में सिक्के आएंगे ही नहीं तो राजा उससे फिर क्या करेगा? जो हमारे व्यापार होना है काफ़ी हद तक हमारे व्यापार प्रभावित होगा। इसी वजह से मोहम्मद बिन तुगलक इसके स्थान पर चांदी के स्थान पर इसका मुद्रा चालू करते हैं, तांबे का मुद्रा प्रारंभ करते हैं। मुद्रा प्रारंभ करते हैं चांदी के स्थान पे। चांदी के स्थान पे कौन सा मुद्रा प्रारंभ करते हैं? वे चांदी के स्थान पे तांबे का मुद्रा प्रारंभ करते हैं। जाहिर जब कोई नई मुद्रा आती है तो उसके जो कह सकते हैं डुप्लीकेट या दोहरी परत या कह सकते हैं कि जाली काफ़ी छपने हो या कह सकते हैं जो जाली मुद्रा होती है वह मार्केट में काफ़ी आने लगती हैं। जब मार्केट में कह सकते हैं जो तांबे की मुद्रा से जो नोट सिक्के बनाए जा रहे थे वे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देखा जाए जब उन्हें चेक किया जाता था वह काफ़ी फर्जी होता था, या कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार इन सिक्कों में पाया जाता था। इस वजह से जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय बाजार थे या कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो हो रहे थे वे काफ़ी दिक्कत या कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हमारा काफ़ी कम होते जा रहा था। तब मोहम्मद बिन तुगलक ने इस पद्धति को सांकेतिक मुद्रा के रूप में यह प्रारंभ करते हैं। और जब ये हमारी कई दिक्कतें आने लगी, जैसे भ्रष्टाचार का होने लगा, इन सबों को देखते हुए फिर 4 वर्ष पश्चात क्या होता है? 4 वर्ष पश्चात ये मुद्रा 4 वर्ष पश्चात मुद्रा पुनः बंद कर देते हैं। ये जो उन्होंने चांदी का सिक्का जो तांबे का मुद्रा प्रारंभ किया था वे 4 वर्ष पश्चात पुनः इस मुद्रा का फिर बंद कर देते हैं। जैसे आपने सुना होगा नहीं, जैसे भारत में डिमोनेटाइज हुआ था, कहते हैं मोदी जी आते हैं कहते हैं प्यारे मित्रों आज से 500 और 1000 की नोटें बंद की जाती हैं। उसी तरह मोहम्मद बिन तुगलक भी मार्केट में नए सिक्के प्रारंभ करता है। उसके बाद देखा जाए तो इससे मार्केट में काफ़ी भ्रष्टाचार फैल जाता है। भ्रष्टाचार को कम करने के लिए पुनः इन्होंने सिक्कों का बंद कर देते हैं। उसी तरह जैसे वर्तमान समय में हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने 1000 और 500 की नोट बदलने गए थे, उसके स्थान पर 2000 की मुद्रा प्रारंभ करते हैं। लेकिन 2000 की मुद्रा काफ़ी दिन पश्चात उसके बाद वे बंद कर दिया जाता है। उसी तरह मोहम्मद बिन तुगलक के भी ये कार्यकाल में होता है। जब देखा जाए तो कोई मुद्रा छपेगी
ज़ाहिर-सी बात है, जब इतना होने के पश्चात जब मुद्रा छपेंगी, ज़ाहिर-सी बात है राजस्व में हमारी कमी आएगी। क्या होता है? राजस्व में कमी। राजस्व में कमी। कमी क्यों आएगी? जैसे जब नई मुद्रा छपेगी उसमें अलग से चीज़ें इस्तेमाल की जाएगी, अलग से मशीनें होंगी, अलग से सभी धातुएँ होंगी। इस वजह से उन धातुओं को खरीदने के लिए राजस्व व्यय किया जाएगा। इस वजह से जो राजस्व हमारा पहले था उसमें कमी आती है। ये सब थी। क्या था? अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में चाँदी का अभाव कह सकते हैं कि मार्केट में चाँदी का डिमांड बढ़ गया और हमारे पास सप्लाई कम हो रही थी। जो हमारे सिक्के थे, जो वहाँ के लोग थे, उन्होंने सिक्कों को इकट्ठा करना प्रारंभ कर दिया, जिससे हमारा जो मूल्य था या कह सकते हैं चाँदी का, वो असंतुलित होने लगा। उसके साथ-साथ नए मुद्रा का प्रारंभ किया गया। नए मुद्रा जो थे, वो तांबे का प्रारंभ किए। तांबे का प्रारंभ होने के पश्चात है उन मुद्राओं की कॉपी बनना शुरू हो गई, या कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार या संलिप्त हो गया, जिससे इन मुद्राओं में काफ़ी चीज़ों की कमी आने लगी और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हमारा घाटे में जाने लगा। इस सब को देखते हुए मोहम्मद बिन तुगलक ने ये जो नई मुद्रा प्रारंभ किए थे, सांकेतिक मुद्रा या टोकन मुद्रा, इसको बंद करने के 4 वर्ष बाद बंद कर देते हैं। जब ये नए एक्सपेरिमेंट करते हैं, या कह सकते हैं नई योजना प्रारंभ करते हैं, उसके बाद जो राजस्व से कमी होती है, इस वजह से जो हमारा राजस्व में धन होता है, उसमें काफ़ी कमी आने लगती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस जो सांकेतिक मुद्रा या टोकन मुद्रा था, उसको एक और नाम से जाना जाता था। क्या नाम था? अदली मुद्रा। कौन-सी? अदली मुद्रा के नाम से भी इसको जाना जाता था। ये याद रखिए, सांकेतिक मुद्रा या टोकन मुद्रा या अदली मुद्रा। इसी सांकेतिक मुद्रा को मोहम्मद बिन तुगलक काल में अदली मुद्रा के नाम से भी जाना जाता था, ये याद रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग अगली क्लास में इसके आगे देखेंगे कि अगली क्लास में हम लोग इसके आगे वाले देखेंगे कि उन्होंने और क्या-क्या करते हैं और स्थापत्य कला में क्या इनका योगदान होता है। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।